कल की हमने अपने क्लास में पार्ट्स पढ़े थे, शेड्यूल्स पढ़े थे और आर्टिकल्स। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था 1950, तो कितने आर्टिकल्स थे बेटा? 395। गुड। और अभी कितने हैं? 48। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था पार्ट्स कितने थे? 22। और अभी कितने हैं? 25। बात करते शेड्यूल्स कितने थे? 8। शेड्यूल्स कितने थे? अभी कितने हैं? 12। समझ में आ रही बात ना? ये 1950 और प्रेजेंट। 1950 यानी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था। फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 6। एक को हटा देंगे, राइट टू प्रॉपर्टी। कब हटाया गया था? 1978। कौन सा करेक्शन था? करेक्शन नंबर 44 था। क्लियर? समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमने जो कल आर्टिकल्स पढ़े थे वो आर्टिकल था 12 से लेके 19 तक हमने पढ़ लिया था। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आपको फंडामेंटल राइट आता है? 12 to 35 कल लिखवाया था। कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक? 12 to 35 आर्टिकल जो है हमारे वो किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट से। 12 आर्टिकल क्या कहता है? जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बारे में बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 13 फंडामेंटल राइट। अब 14 से एक एक फंडामेंटल राइट शुरू हो जाते हैं। तो पहला जो फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी। कितने फंडामेंटल राइट से, सॉरी, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक आता है? 14 to 18 तक। जो 14 से 18 तक जो आर्टिकल है वो कौन से फंडामेंटल राइट्स में आता है? पहले राइट टू इक्वालिटी। 14 क्या कहता है? आर्टिकल लॉ इक्वालिटी, कि जितने भी कानून बनेंगे वो सबके लिए इक्वल होंगे। 15 क्या कहता है? रिलीजियस, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज सब इक्वल, बराबर। इसके बाद 16 क्या कहता है? एम्प्लॉयमेंट, यानी आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी आप रोजगार कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद अनटचेबिलिटी, जो कि सबसे गलत है, इलीगल है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 18 एलिमिनेट थ्रू टाइटल्स। कौन से टाइटल्स यहाँ पे? जैसे कोई रियासत में कोई राजा ने अगर कोई टाइटल, वैसे तो अब ये रियासतें तो खत्म हो चुकी हैं, तो इस तरह के टाइटल्स अब नहीं दिए जाएंगे, अवार्ड्स दिए जाएंगे। परमवीर, महावीर, भारत रत्न, ये अवार्ड्स दिए जाएंगे, लेकिन टाइटल्स बंद हो गए, टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं 19 से कौन सा फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है? हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट क्या है? 19 में क्या, कितने सेक्शंस हैं? 6 सेक्शन है। एक एक सेक्शन के बारे में बताती हूँ, A B C से पूरा आपको। ए सेक्शन क्या कहता है हमारा? 19 में ए सेक्शन कहता है हमारा बोलने की आजादी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब बोलने की आजादी में मीडिया की भी आजादी आ जाती है। मीडिया जो 4th पिलर है, मीडिया कौन सा पिलर है? 4th पिलर है। 3 पिलर्स है ना, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और मीडिया। मीडिया रिटन में तो नहीं माना जाता, लेकिन ये कहा जाता है कि हमारी डेमोक्रेसी का जो 4था पिलर है वो क्या है? मीडिया, ठीक है। मीडिया के भी 3 टाइप होते हैं, कल बताया था, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल। अब आगे बढ़ते हैं 19 में 6 सेक्शन में। पहला सेक्शन तो ये हो गया बोलने की आजादी। दूसरा सेक्शन क्या होता है हमारा? हम असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स। असेंबल मतलब कोई सभा कर सकते हैं, कहीं इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जुलूस वगैरह निकालते हैं लोग, ठीक, कोई रैली निकालते हैं, तो रैली निकालने से हम जेल तो नहीं जाएंगे ना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये किस में आएगा? सेक्शन 19B में, ठीक है। अब सेक्शन C क्या कहता है? मेक अ यूनियन। हम कोई भी यूनियन बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं अपना, ठीक, लेकिन वो संघ उसमें कुछ ऐसा ना हो जिसमें टेररिज्म ना हो, जिसमें कुछ इलीगल चीजें ना हो, ऐसा संघ नहीं होना चाहिए। कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड संघ हो या हम किसी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई संघ बना रहे हैं, तो हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है कि हम उस संघ को बना सकते हैं। अब D क्या कहता है हमारा? हम फ्रीली इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, इंडिया में फ्रीली, बिना पासपोर्ट वीजा के। हम कश्मीर जा सकते हैं, हम बिहार जा सकते हैं, हम राजस्थान जा सकते हैं, हम यूपी जा सकते हैं, हम केरल जा सकते हैं, हम कर्नाटक जा सकते हैं, फ्रीली हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमें कोई रोकेगा नहीं।
फिर आता है उसके बाद लास्ट सेक्शन क्या है, सॉरी हमारा सेक्शन नंबर डी क्या कहता है, सेटल हो सकते हैं कहीं भी, सॉरी ई जो है हमारा वो सेक्शन क्या कहता है कि हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं, ऑल इंडिया। लेकिन यहाँ पे एक मैटर था कश्मीर को लेके, आर्टिकल 370 क्या था कि कश्मीर एक स्पेशल स्टेट बना दिया गया था। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी बेटा, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडिया का यूनिफिकेशन किसने किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, इसीलिए उन्हें इंडिया का बिस्मार्क भी किया। बिस्मार्क कौन था, जिसने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था। तो ये टाइटल दिया जाता है किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसीलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे जो स्टैचू बनी उसे हम क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी एकता। तो भारत का यानी इंडिया का यूनिफिकेशन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बिस्मार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि बिस्मार्क वो था जिसने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था। तो उसी तरह इंडिया का यूनिफिकेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया का यूनिफिकेशन किया था 1947 के बाद, जो कि हमारे पहले होम मिनिस्टर भी रहे हैं, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने ये तय किया कि भाई जो जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनको इंडिया में क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते बेटा तो हम बिहार जाते या हम कश्मीर जाते या हम या गोवा जाते तो हमें पासपोर्ट वीजा लगता, क्योंकि ये वो छोटी छोटी जिसे मैं कह सकती हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो ये तय करके बैठी थी कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हमारा अपना देश होगा, हमारी अपनी करेंसी होगी, हमारा अपना राजा होगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनसे बात की, इन रियासतों से, वहाँ के राजाओं से, कि आप भारत में क्या हो जाओ, शामिल हो। बहुत सी ट्रेडी यानी संधि जैसे मैं कहूँ, या तो प्यार से माना गया या तो बहुत सी आर्मी की जोर जबरदस्ती से भी उन्होंने ये काम किया और भारत का यूनिफिकेशन किया, एकीकरण किया। तो कश्मीर का बहुत मैटर था पाकिस्तान को लेकर, इतना तो आपको पता ही है, न्यूज़ वगैरह आज भी आप देखते हो। तो पाकिस्तान के साथ बहुत मैटर था, तो पाकिस्तान सॉरी कश्मीर को स्पेशल स्टेट बना दिया, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्पेशल स्टेट इसलिए भी बनाया गया बेटा क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती आप जानते हो, भारत की जन्नत क्या है, कश्मीर। दुनिया की जन्नत किसे कहते हैं, पेरिस को कहते हैं, वेरी गुड। तो कश्मीर को इंडिया की जन्नत जो हम कहते हैं, तो वहाँ पे इतनी खूबसूरती है, इतनी चीजें आप देख सकते हो, पहाड़ है, हर तरफ एक प्योरिटी देखने को नेचर की मिलती है। तो ये तय किया गया कि जो अदर इंडियंस, मैं बात करूँ जो अदर स्टेट के लोग हैं, वो कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। कश्मीर के लोग आके यूपी में, बिहार में, राजस्थान में कहीं भी रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग वहाँ जाके जमीन नहीं खरीद सकते, कुछ स्पेशल चीजें उनके लिए रखी गई। तो उसे क्या बोल देते थे हम लोग, स्पेशल स्टेट। उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल स्टेट। लेकिन आर्टिकल 370 कश्मीर को स्पेशल स्टेट बनाता था, लेकिन आर्टिकल 370 मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो जिसके बाद से कश्मीर स्पेशल स्टेट अब नहीं रहा है, तो हम आप कोई भी चाहे तो वहाँ पे जमीनें खरीद सकता है। इसका एक साइड इफेक्ट भी है, वहाँ पे फर्म्स लगेंगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो माइनिंग करेंगे, तो वहाँ की ब्यूटी इफेक्ट होगी ना, जो खूबसूरती है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि माइनिंग आप जानते हो, और इंडिया में तो किस लेवल तक की लीगल माइनिंग होती है, इसमें तो बहुत बड़े लेवल पे करप्शन होता है माइनिंग में, जो मिनरल्स निकालते हैं, माइनिंग जानते हो ना, मिनरल्स, सोना, चांदी, मैग्नीशियम, जितने भी मेल्ट, जैसे मैं बात करूं आपके मटेरियल्स है जो निकाले जाते हैं, ये माइनिंग के थ्रू तो निकाले जाते हैं ना मिनरल्स हमारे। तो ये कश्मीर बताया माउंटेन्स में मिनरल्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो कश्मीर तो आप जानते हो माउंटेन्स वाला पूरा एरिया है, तो ये भी एक इफेक्ट डालता है। अब तो गवर्नमेंट ने डिसीजन ले ही लिया है, स्पेशल स्टेट से हटा दिया। तो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट माना जाता था, तो कश्मीर को छोड़ के या कुछ ऐसे स्टेट जो स्पेशल कैटेगरीज में आते थे उनको छोड़ के हम कहीं भी सेटल हो सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब सभी आर्टिकल्स हटा दिए गए, तो वो चीज़ें बराबर हो गई। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो सेक्शन कौन सा है 19E, वो क्या कहता है कि हम इंडिया में कहीं भी सेटल हो सकते हैं। अब लास्ट सेक्शन हमारा आता है 19F, वो क्या कहता है, 19F कहता है कि हम कोई भी एम्प्लॉयमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं या उस चीज़ को हम कर सकते हैं, या मैं बात करूँ हम कोई भी रोजगार कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल, कौन सा सेक्शन कह रहा है, 19F। अब मैं एक एक बोलती हूँ। 19A क्या कहता है, बोलने की आज़ादी, जिससे मीडिया की भी आज़ादी आती है। 19B क्या कहता है, 19B कहता है हम असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, यानी कि किसी भी हथियार के बिना, ठीक है। उसके बाद C क्या कहता है, हम यूनियन बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। अब G क्या कहता है,
हम फ्रीली इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। ई कहता है सेटल हो सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच वो पूरी मैंने बता दी आपको जो हमारी चीज़ है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है कि भाई हमें अपने खिलाफ गवाही देने से कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता। एक कोई भी जैसे हमने क्राइम किया उसकी 2 बार सजा हमें नहीं मिल सकती। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 20 कहता है हमारी अपनी प्राइवेसी, हमारी अपनी लाइफ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 22 कहता है कि अगर किसी भी क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा? प्रेजेंट किया जाएगा। उसे अपने वकील से कॉल करने या बात करने की परमिशन मिलेगी। ऐसा नहीं कि पुलिस उसे उठा के बंद कर देगी। एक चीज और याद रखो कि अगर कोई भी फीमेल को पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो सूरज डूबने के बाद उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये चीज याद रखना अपनी लाइफ में। सूरज अगर डूब चुका है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सेकंड सबसे बड़ी चीज कि अगर आप किसी भी फीमेल को अरेस्ट करते हो तो आपके पास यानी पुलिस के पास कोई ना कोई फीमेल ऑफिसर कांस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि मेल ऑफिसर या कांस्टेबल फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना कि कभी भी किसी भी फीमेल को अगर अरेस्ट किया जाता है तो सूरज डूबने के बाद उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सेकंड सबसे बड़ी चीज कि कोई भी कांस्टेबल या ऑफिसर जो पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई है उसमें फीमेल होना सबसे जरूरी है। थर्ड, बिना अरेस्ट वारंट के पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती और बिना सर्च वारंट के आपके घर की तलाशी पुलिस नहीं ले सकती। समझ में आ रही बात मेरी? तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है बेटा। यहां तक समझ में आ गया? कल एक्सप्लॉयटेशन बता देती हूँ, चलो लिख लो। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में सिर्फ 2 आर्टिकल आते हैं, 23 एंड 24। कितने आर्टिकल्स आते हैं? 23 एंड 24। 23 आर्टिकल क्या कहता है? अगेंस्ट टू स्लेव, हम किसी को गुलाम नहीं बना सकते। 23 क्या कहता है? आर्टिकल अगेंस्ट टू स्लेव, स्लेव यानी गुलाम, हम किसी को खरीद बेच नहीं सकते, ये गलत है। 24 क्या कहता है? चाइल्ड लेबर गलत है, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर हम माइनिंग करवा रहे हैं उससे या कारखानों में या दुकानों में काम करवा रहे हैं तो वो क्या है? इलीगल है, गलत है, ठीक। तो ये एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ 2 आर्टिकल 23 एंड 24। 23 क्या कह रहा है? अगेंस्ट टू स्लेव, यानी हम किसी को भी गुलाम नहीं बना सकते, यानी मानव तस्करी जिसे कहते हैं, खरीदना और बेचने का काम। बंधुआ मजदूरी, जानते हो ना? बंधुआ मजदूरी के लिए काम करने वाले सबसे बड़े अगर मैं बोलूं सोशलिस्ट कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला? क्या नाम था? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल प्राइज मिला। इंडिया की तरफ इंडियन थे वो, जिन्हें नोबेल मिला 2014 में। और उन्होंने किस लिए काम किया था? किस फील्ड में काम किया था? बंधुआ मजदूरी के अगेंस्ट काम किया था। किस में काम किया था? बंधुआ मजदूरी के अगेंस्ट काम किया था। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को क्या मिला था? नोबेल मिला था, नोबेल प्राइज। उसके बाद अभी तक किसी को नोबेल, इंडियंस को नोबेल नहीं मिला। 14 के बाद तो नहीं मिला। फर्स्ट इंडियन वो कौन था जिन्हें नोबेल मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। किस लिए मिला? गीतांजलि, उनकी एक कविताओं की पोयम का पूरा एक संग्रह था, या मैं कहूँ एक पूरी बुक थी जो बंगाली में थी लेकिन उसको अदर ट्रांसलेट किया गया था। तो उनको उस बुक के लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। सबसे पहले इंडियन थे जिन्हें नोबेल मिला, ठीक। और सबसे पहले इंडियन जिन्हें भारत रत्न मिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कई बार बताया। कल हम पढ़ेंगे तीसरा फंडामेंटल राइट और चौथा फंडामेंटल राइट कौन सा आता है? राइट टू रिलीजन, है ना?